नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह से दिल्ली में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। गृह मंत्री ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर पुलिस महानिदेशक महोदय को बधाई दी। पुलिस महानिदेशक ने गृह मंत्रालय ने चुनाव के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने पर गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में बढ़ती हुई वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य पुलिस की तरफ से और सक्रिय भूमिका निभाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए डीजीपी को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। तो उत्तराखंड में वनाग्नि सहित कई और मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। डीजीपी को त्वरित कार्रवाई करने के लिए इस दौरान निर्देशित भी किया गया। अभिनव कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात की। और उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद का कहना है कि भंडारी कांग्रेस की नीतियों से, कार्यकलापों से, कांग्रेस के विचारों से परेशान हो बीजेपी में शामिल हुए। भंडारी मोदी जी के नेतृत्व और उनके विकसित भारत के विजन को देखकर बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है और अब इस मामले को लेकर क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या राजेंद्र भंडारी की तरफ से इस दौरान कुछ कहा गया है? मीडिया से वो मुखातिब हुए? जी बिल्कुल रेशु, देखिए अब विधानसभा चुनाव उपचुनाव होना है। इसके तहत बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा में, हालांकि जो बद्रीनाथ के सीटिंग विधायक थे वो कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भंडारी हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी के वो कैंडिडेट है, बीजेपी की ओर से वो उपचुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर वाद विवाद लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। आज जहां तक कि ये सवाल है कि राजेंद्र भंडारी का कुछ बयान सामने आया है, तो अभी तक तो कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आखिर उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें ही क्यों टिकट दिया। जी रेशु। जी आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। स्थिति ये रही कि जहां पांचों ही लोकसभा सीटों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो हार का मार्जिन भी बहुत अधिक रहा। वहीं अब लोकसभा चुनाव के परिणाम को सामने आए 2 हफ्ते से अधिक का वक्त हो गया है, बावजूद उसके कांग्रेस ने अभी तक कोई भी समीक्षा बैठक नहीं की है। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने 5 लोकसभा सीटों को जीता है, वो जीत के बावजूद अभी तक 2 बार समीक्षा कर चुकी है। वहीं जब ये सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से पूछा गया कि एक तरफ बीजेपी जीत के बावजूद उन बूथ की समीक्षा कर रही है जहां पर उन्हें हार मिली है, दूसरी तरफ कांग्रेस हार के बावजूद अभी तक समीक्षा नहीं कर रही है, तो प्रीतम सिंह ने कहा कि हम भी जल्द समीक्षा करेंगे। जल्द ही प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कहां पर हमारी कमी रह गई है, इसको लेकर समीक्षा करेगा। तो कांग्रेस अब हारी हुई सीटों पर जल्द ही समीक्षा करेगी। बीजेपी पहले ही समीक्षा कर चुकी है, जबकि 5 जो सीटें हैं वो सीटें उत्तराखंड में जीती है बीजेपी। उसके बाद भी लगातार, क्योंकि हर सीट पर मंथन कर रही है, इस दौरान बीजेपी जहां पर जो मतदान प्रतिशत जिन सीटों पर कम हुआ था उनको लेकर भी बीजेपी इस दौरान मंथन करती हुई नजर आई। और निकाय चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में और इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछली बार भी 5 सीटों पर नहीं आ पाई थी और इस बार भी 5 सीटों पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा।
लेकिन उसके बाद भी अभी तक समीक्षा कांग्रेस ने नहीं की है कि आखिरकार इन 5 सीटों पर हार के क्या कुछ कारण रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि अगर बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी 5 सीटों पर एक बार फिर से इस चुनाव में जीती है। पिछली बार भी ये 5 सीटें बीजेपी के ही खाते में थी और इन 5 सीटों पर कांग्रेस को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी इतने दिन बीत गए हैं, समीक्षा अभी तक कांग्रेस ने नहीं की। जी बिल्कुल रेशु, देखिए अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की गई है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, चाहे वो कोर कमेटी की बैठक हो, समीक्षा बैठक हो या चुनाव को लेकर बैठक हो। लगातार भाजपा इस प्रकार की बैठकें आयोजित करवा रही है और लोकसभा चुनाव में जीत जरूर दर्ज की थी भाजपा ने, लेकिन 5 सीटों पर मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं था, 1.5 से 2 लाख वोटों का ही मार्जिन था और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से भाजपा को वोट नहीं पड़े हैं, जिसका सीधे तौर पर असर नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसलिए भाजपा इस बैठकों की समीक्षा इसलिए कर रही है ताकि निकाय चुनाव में किस तरह से इन क्षेत्रों से वोट जो है वो ज्यादा लेकर आए जाए, ताकि कहीं ना कहीं भाजपा को निकाय चुनाव में भी उत्तराखंड में पकड़ बनाने में मजबूती मिले। लेकिन कांग्रेस ने कोई भी समीक्षा इस दौरान नहीं की है और अब निकाय चुनाव भी ज्यादा दिन दूर नहीं है और विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल दहलीज पे हैं। तो अगर कांग्रेस इस तरह की रणनीति अपनाती है और कोई समीक्षा नहीं करती है तो ये इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। रेशु, बिल्कुल आलोक, आपको याद ही होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उससे कुछ ही महीने पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो अधिकतर राज्यों में बीजेपी के पक्ष में ही आए थे और उसके तुरंत बाद बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई थी। अब भी जो परिणाम हैं वो एनडीए के पक्ष में आए हैं, बीजेपी के पक्ष में आए हैं और उसके बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हुए थे वहां पर हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को, सिर्फ एक तेलंगाना छोड़कर, इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उतने अच्छे परिणाम नहीं आए जितना कांग्रेस दावा कर रही थी और वादा कर रही थी। अब निकाय चुनाव भी होने हैं लेकिन कांग्रेस की तैयारियां उस तरह की नहीं दिखाई दे रही जिस तरीके से हार के बाद और ज्यादा तैयारियां करनी चाहिए। जी बिल्कुल रेशु, कांग्रेस की बिल्कुल उस तरह से तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि 10 तारीख को जब उपचुनाव 2 विधानसभाओं में होंगे उसके लिए भी कांग्रेस ने कोई समीक्षा नहीं की और निकाय चुनाव के लिए भी कोई समीक्षा कांग्रेस की आला अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। अब हाईकमान किस तरह से कांग्रेस की रणनीति तय कर रहा है ये देखने वाली बात जरूर होगी और क्या इसका असर सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में पड़ेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। रेशु जी, आलोक बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हुए अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं शुरुआती दिनों में यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थिति उस समय इतनी विकट हो गई थी कि यात्रियों को एक धाम के दर्शन करने के लिए भी कई दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं अब यात्रा की स्थिति कैसी है, खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ में क्या अब यात्री अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं, इसकी जानकारी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में भले ही यात्रा में श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन अब यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है। और हमारे सहयोगी आलोक लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि 4 धाम यात्रा को लेकर प्रारंभ में हमने देखा कि किस तरह की जो समस्याएं हैं वो आ रही थी और ऐसे में प्रशासन ने भी पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे और शुरुआत में ही कई लोगों की 4 धाम यात्रा के दौरान मृत्यु की भी खबर सामने आई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा सरल और सुगम तरीके से चल रही है, स्थितियां पहले से बहुत अधिक बेहतर हुई हैं। आपको आवाज मिल पा रही है आलोक? जी बिल्कुल रेशु, देखिए 4 धाम यात्रा जो है 10 मई से शुरू हुई थी और शुरुआती दौर में ही हमें देखने को मिला था कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों का रुख कर रहे थे। खासतौर पर अगर यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा यात्री वहां पर वो पहुंच रहे थे, जिसके चलते ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा जो है वो भी बंद करवा दी गई थी। केवल ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही थी कि वो 4 धाम का रुख करें। तो कहीं ना कहीं अब जब भीड़ कंट्रोल में हुई है तो ऐसी बातें से निकलकर सामने आ रही है कि अब यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी तक थमा नहीं है, मौत का आंकड़ा लगभग 100 से पार अभी तक की आधिकारिक रिपोर्ट के हिसाब से आ चुका है।
अपील भी की जा रही है कि अपना हेल्थ चेकअप जरूर आप करवा के आए, लेकिन उसके बावजूद लोग बिना हेल्थ चेकअप के चारधाम में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनकी जो मौत का आंकड़ा है यात्रा का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक भीड़ का सवाल है, जहां तक प्रशासन की मुस्तैदी का सवाल है, वो अब ज्यादा सुचारू रूप से, बेहतर रूप से काम कर रही है, क्योंकि भीड़ भी अब कम हो गई है और व्यवस्था जो है अब शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चारधाम यात्रियों के लिए कर पा रहा है। जी बिल्कुल। क्या कुछ और अतिरिक्त व्यवस्थाएं इस दौरान आलोक की गई हैं? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि काफी यात्रियों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और विशेष तौर पर अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो सबसे अधिक जाम की स्थिति वहां पर बन गई थी। स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब क्या कुछ बदलाव इस दौरान किए गए हैं ताकि जो आने वाले समय भी यात्रियों की को सुविधा हो, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को? जी बिल्कुल, देखिए यात्रियों को उनकी होल्डिंग कैपेसिटी के धामों की होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही धामों में भेजा जा रहा है। जहां तक जाम का सवाल है, तो यदि पंजीकरण करवा के कोई यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है जाम की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिना पंजीकरण के कई यात्री यहाँ पर पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से जाम की समस्या से भी प्रशासन को जूझना पड़ रहा था, स्थानीय निवासियों को भी जूझना पड़ रहा था। जहां तक अतिरिक्त बात है, अतिरिक्त सेवाओं की बात है, तो प्रशासन ने सीधे तौर पर चारों धामों में जो है डॉक्टर्स की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है, ताकि अगर यदि किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसको तुरंत ही वहां पर मेडिकल इलाज वहां से मिल सके। इसके अलावा आज पुलिस बल भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, ताकि कोई घटना वहां पर होती है तो उसके लिए भी फिलहाल पुलिस बल को तैनाती की गई है। साथ ही साथ मानसून सीजन शुरू होने वाला है, तो उसकी भी समीक्षा की गई है। मानसून में अक्सर लैंडस्लाइड जैसी घटना होती है, तो उसके लिए भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने की हिदायत दी गई है। तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले, चाहे यात्रा की बात करें या अन्य किसी चीज की बात करें, मानसून आने से पहले सभी तैयारियां प्रशासन अपने स्तर से पूरी कर ले, ताकि किसी भी स्थानीय निवासी को या किसी भी यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बिल्कुल। और इससे पहले क्योंकि आलोक, हमने देखा भी था कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए भी मारामारी देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो थोड़े से सही हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए भी इतना मारामारी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की ही अगर बात करें तो ट्रांजिट कैंप में लगभग 2600 से 2700 तीर्थयात्री काउंटर पर पंजीकरण करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब पंजीकरण के लिए भी मारामारी नहीं हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही होगी। मैंने आपको बताया भी था कि जब लोगों की भरमार यहाँ आने लगी थी, जब भीड़ आने लगी थी, तो शासन प्रशासन के पसीने छूटे और उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद करवा दी। केवल ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए ही जो यात्री हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब फिर से ऑफलाइन पंजीकरण को खोल दिया गया है, क्योंकि अब भीड़ थोड़ी कम होने लगी है। तो अब यात्री भी जो है वो कम संख्या में पहले के मुकाबले उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी यात्रा में भी सहूलियत सबको मिल रही है और पंजीकरण में भी फिलहाल कोई परेशानी नहीं यात्रियों को आ रही है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आलोक। इस साल उत्तराखंड में पिछले कई दशकों की तुलना में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया है। हालात ये हैं कि उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ों तक तापमान में वृद्धि हो रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश जैसे मैदानी भागों में 44 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। अचानक से बढ़े इस तापमान से किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी की भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं जब कृषि मंत्री गणेश जोशी से पूछा गया कि जिस तरह से तापमान बढ़ा है और किसानों को अब पानी की कमी देखनी पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ग्राउंड वाटर को दोबारा किस तरीके से रिचार्ज किया जाए और किस तरह से जल स्तर को बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस स्थिति पर काबू पा लेंगे। उधर जिलाधिकारी सोनिका ने सहारनपुर चौक से भंडारी बाग तक चल रहे निर्माण कार्यों का पैदल स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को मानसून से पूर्व कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी कार्यों को पूर्ण न किए जाने और जिन स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया वहां पर निर्माण सामग्री रखी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे और जिन स्थान पर कार्य पूर्ण हो चुका है वहां से निर्माण सामग्री हटाते हुए सड़क को समतलीकरण करने के निर्देश दिए।
तो जिले में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और इस बीच गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। राहगीरों ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के समाजसेवी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं ताकि शुद्ध पेयजल पीने को आसानी से उपलब्ध हो सके। वहीं बढ़ रही गर्मी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में मरीजों की सुविधा के लिए समाजसेवी रामजी मित्तल ने ठंडे पानी का वाटर कूलर लगाकर अस्पताल को समर्पित किया है। साथ ही अभिलाषा पांडे ने कहा कि नए अस्पताल परिसर में एक वाटर कूलर है, परंतु मरीजों की अत्यधिक संख्या और भीषण गर्मी के कारण एक वाटर कूलर कम था। आज वो कमी पूरी कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने समाजसेवी रामजी मित्तल का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों हीट वेव के भयंकर प्रकोप से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग बीमार होने लगे हैं। ऐसे में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता और अधिक पड़ने लगती है। उधर हरिद्वार में यात्री और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार की है, जब गंगा दशहरा स्नान पर हरिद्वार में हाईवे पर इस बीच ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में यात्री दरोगा को धमकी देता हुआ और अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी को धक्का देते हुए हिरासत में लेते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद हरिद्वार पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही है। मामले में सफाई देते हुए एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि यात्री की ओर से पहले अभद्रता की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। उधर गदरपुर के खेमपुर से जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन सिंह ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कुमारी सुमन ने कहा कि रेणु गंगवार सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती हैं और बजट आवंटन दोषपूर्ण तरीके से किया जाता है, जिसे हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए हमने जनजाति आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और बजट के आवंटन में गलत तरीके से आवंटन किया जा रहा है। हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन खेमपुर क्षेत्र की जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सुबह बरेली हाईवे पर एक कार शोरूम के परिसर में आग लग गई। आग ने परिसर में खड़ी 3 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि समय रहते कर्मचारियों ने कई अन्य कारों को वहां से हटाकर अलग कर लिया था, अन्यथा आग लगने से ये घटना बड़ा रूप ले सकती थी और शोरूम को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद शोरूम परिसर और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। इस दौरान बरेली रोड हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। आग शोरूम के पिछले हिस्से में लगी हुई थी। बड़ी संख्या में गाड़ियां भी यहां पर रिपेयर होने के लिए आई थी। इस अग्निकांड में 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि कार शोरूम में आग लगी है। इसके बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ियों को रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आग लगने की घटना में 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट तौर पर कोई पता नहीं चल पाया है। आग से कितने का नुकसान हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।